बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 48 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। तो जी, सबसे पहले तो आप सबको इस नई एपिसोड में खुशामदीद, जिसका आप सबको वेट ही बहुत ज़्यादा आप लोगों ने किया है। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। उससे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो कि सपोर्ट करते हो, जो कि इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। नावल नेम कल्पेसर इस कलम एमिरेट्स उर्दू नावल आर्चिव। अच्छा बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है? मैंने कदरे खुशगवारी से कहा तो मोमी ने आपकी बार मशकूक नज़रों से उमर को देखा था। गाड़ी का पूछ रहे हैं तो यकीनन यही, पर अपनी मर्ज़ी की गाड़ी तहन नशीन करवा के साथ लेकर जाएंगे। आखिर को मैंने इनके स्टाफ के सामने मर्ज़ी की गाड़ी पर हाथ रख दिया तो इन्हें मजबूरन लेकर देनी पड़ेगी। तभी पूछ रहे हैं। मोमी ने अपना दिमाग इस्तेमाल करते सोचा, फिर धीरे से बोला, भाई आपने कहा था जो मर्ज़ी ले लेना। मोमी ने इसे शायद इसे वादा याद दिलाया था। हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ कौन सी ले रही हो, वहाँ जाकर देखूंगा जो पसंद आ गई। मोमिन भी मुहतात होते बोला, अगर तुम ये सोच रहे हो मुझे अपनी पसंद नहीं बता रहे कि मैं अपने स्टाफ के सामने तुम्हें रोक टोक नहीं कर सकूंगा तो गलत सोच रहे हो। जो मेरी अरेज से बाहर हुआ साफ इनकार करूंगा। मैंने फिर से इसका जहन पढ़ते जवाब दिया तो मोमिन का चेहरा उतरा था। रेंज की तो बात ही ना करें, आपकी रेंज तो चांद तक ही है। मोमिन मुंह में बड़बड़ाया, क्या बड़बड़ा रहे हो? उमर ने सख्त अंदाज में पूछा। मैं कह रहा हूँ भाई जैसा आपको ठीक लगे। मोमिन फ़ौरन से शरीफ बनते बोला तो उमर ने घूर कर इसे देखा था क्योंकि वो इसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था। थोड़ी देर में गाड़ी एक आलीशान नीले शीशों वाली बड़ी सी इमारत के सामने आ रुकी थी। गाड़ी को ड्राइवर के हवाले करते वो दोनों अंदर की जाने पड़े थे। मोमिन की मुस्कुराहट तो संभाले नहीं संभली थी। मन में नई गाड़ी की कर सोच सोच के लड्डू फूट रहे थे वो। और जो पहला काम इस गाड़ी पर करने को जहन में घूम रहा था वो हाल ही सड़कों पर ओवर स्पीडिंग और ड्रिफ्टिंग करना था। वो दोनों इस बड़ी सी इमारत के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे तो शीशे के बने नीले दरवाजे खुद ब खुद धीरे धीरे खुलते चले गए। उमर के हमरा वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने का माहौल तो काफ़ी शानदार था। इस बड़े से हाल शोर में हर वो गाड़ी मौजूद थी जिसे हासिल करने का शौक मोमिन को था। रंग बिरंगी नस्ल की बेशुमार गाड़ियां देखते उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। उमर को अंदर आता देख सारा हमला फ़ौरन से इनके इर्द गिर्द घूमने लगा था। उमर सारे स्टाफ से मिलता मिलाता मोमिन को लेकर हाल के इस जाने बढ़ा जहाँ छोटी सी खूबसूरत सी जापानी गाड़ियाँ खड़ी थीं। इनमें से कोई एक पसंद कर लो, तुम्हारे जैसे अथरे इंसान के लिए यही बेहतर है। उमर ने आंखों पर टिकी स्याह ग्लासेस उतारते जैसे मोमिन पर तंज किया था। भाई की बात सुनते मोमिन का सरशार चेहरा एकदम से हबकी में बदला था। वो गाड़ियों के हवाले से क्या क्या ख्वाब से जाकर आया था। उमर इसे क्या दिखा रहा था। इस वक्त महंगी सी ड्रीम कार चाहिए थे। पूरे हाल में इसकी मतलाशी नजरें अपनी पसंदीदा गाड़ी को ढूंढ रही थी और उमर दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि इसकी नज़र इन गाड़ियों पर ना ही पड़े, मगर ऐसा नामुमकिन था। इतने बड़े शोरूम में जहाँ गाड़ियों के भरमार थे, अपनी पसंदीदा गाड़ी ढूंढना मुश्किल तो ना था मगर नामुमकिन तो नहीं था, क्योंकि गाड़ियों के हर कुंबे के ऊपर इनके ब्रांड का नेम बोर्ड लोगों के साथ लिखा हुआ था। और ऐसे में अपनी पसंदीदा गाड़ी ढूंढना मोमिन के लिए मुश्किल काम नहीं था। उमर की बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करता वो चहलकदमी करते हुए अपनी मतलूबा चीज़ तलाशने लगा कि अचानक उसकी नज़र हवा में दूर जगमगाते ब्रांड बोर्ड पर पड़ी जहाँ पर मर्सिडीज़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। मोमिन के चेहरे पर एकदम से मतलूबा चीज़ मिल जाने की मुस्कुराहट उभर रही थी। उमर तो इसे जापानी गाड़ियों के हवाले कहता अपने पास खड़ी सेक्रेटरी के साथ ऑफिस के अहम मौजू पर बातचीत करने में मसरूफ़ हो गया था। ध्यान तो इसका मोमिन की जानिब था, पलटा जब इसने दूर से ही हाँक लगाई, भाईजान मर्सिडीज। अपनी मतलूबा गाड़ी के खंबे को देखते ही मोमिन के लिए उमर एकदम से भाईजान हो गया था। उमर ने झटका खाकर पलटते से देखा जो 1 मॉडल की मर्सिडीज को हाथ लगा लगा कर पुरजोशी से देख रहा था। वही हुआ जिसका डर था। जनाब महंगी तरीन गाड़ियों के सराहने जा खड़े हुए थे। बेसाख्ता उमर का तमाम माजी की एक याद में उलझा था जब उमर ने मोमिन को इसकी 22वीं सालगिरह पर लैम्बोर्गिनी गिफ्ट की थी और जनाब इसी रात इसका इंजर पिंजर एक करके घर ले आए थे। मोमिन के बकौल गलती सामने वाले की थी, मगर बाद में मालूम हुआ कि वो इस्लामाबाद की हाली सड़कों का फ़ायदा उठाते हुए रोड पर ड्रिफ्टिंग कर रहा था कि अचानक से गाड़ी मेन रोड पर आ चढ़ी। दोनों गाड़ियों का ज़बरदस्त किस्म का तसादुम हुआ। मगर शायद शुक्र कि जानी नुकसान नहीं हुआ था, मगर माली नुकसान भी उमर की बर्दाश्त से बाहर था। वो दिन था और आज का दिन था। उमर ने मोमिन को सेकंड हैंड टोयोटा गाड़ी लेकर दी हुई थी जो ड्रिफ्टिंग तो दूर 120 की स्पीड पकड़ते ही थक जाती और झटके खाते मोमिन के जोश के सामने हार मानती वहीं पर रुक जाती। ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी की बिगड़ी हालत जहन में आती उमर ने बेसाता झरझरी सी ली थी और तेज कदम चलता हुआ मोमिन के सर पे जा खड़ा हुआ।
मोमिन, मेरी जेब के हालात को देख कर चलो, ये गाड़ी नहीं ले सकता मैं तुम्हारे लिए। उमर ने दबी-दबी आवाज़ में पास खड़े मोमिन को समझाना चाहा। ये बात तो सच थी कि सारे स्टाफ के सामने वो बिला झिझक इसे डाँट नहीं सकता था। भाईजान, ये आपका शोरूम है, आप मालिक हैं और मुझे पता है आपके पास इतने पैसे हैं कि ये शोरूम भी बेच दें तो आँख नहीं झपकाएँगे। मोमिन ने बत्तीसी निकालते गाड़ियों का भरपूर जायज़ा लेते हुए कहा था। बात करने का अंदाज़ खासा लापरवाह सा था। उमर ने सब्र का साँस भरते एक और बार कोशिश की। लैम्बोर्गिनी याद आई या भूल गए हो? मैं दोबारा इतना बड़ा नुकसान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अब की बार उमर ने तने नकुचले मोमिन को देखा। यार भाई, ये तो बहुत पुरानी बात है। तब तो मैं छोटा था ना, बड़ा हो गया हूँ। अब आप बेफ़िक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोमिन मज़े से उमर का कंधा थपथपाते इसके दिल की धड़कन भर आ गया था और खुद बरसे से चलता हुआ अपनी पसंद की गाड़ी देखने लगा। उमर ने कंधे पर दोनों हाथ जमाए और मैंने कमर पर दोनों हाथ जमाए बेबसी से अपने भाई को देखा था और दिल ही दिल में खुद को कोसा था। भला क्या ज़रूरत थी ये कहने के साथ चलना। खामोशी से एक माकूल सी गाड़ी लाकर चाबी हाथ में थमा देता। बहला आहर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मोमी ने इस गाड़ी की जानिब इशारा कर दिया जिसकी कीमत हवाओं से बातें कर रही थी। ये लूँगा, मर्सिडीज बेंज एस क्लास। मोमी ने पुरजोश अंदाज में गाड़ी की नेम प्लेट पढ़ते सीना तान कर ऐसे कहा जैसे किसी रियासत का शहजादा। गाड़ी का नाम सुनते उमर की आंखें तो हैरत से ऐसे उबल पड़ती थी जैसे किसी ने इसके जेब पर दहावा बोल दिया हो। दहावा ही बोल दिया गया था। मोमिन ने तो अगली पिछली सारी कसर पूरी करने की ठान ली थी। बेसाता हूँ मैंने दिल में अपने मैनेजर रऊफ का कोसा जो इस न्यू एडिशन गाड़ी को कुछ दिन पहले ही दरामद करवा कर बैरून मुल्क से लाया था। उमर एक जज्ब में इस तक पहुंचा था। मोमिन, शराफत से दूसरी गाड़ियों में से एक ले लो वरना ये ना हो गाड़ी लेने से रो। और मैंने फिर से जापानी गाड़ियों की जानिब इशारा करते से गुस्से से धमकाया था। नहीं, मैं यही लूँगा। जब तक मर्सिडीज़ नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। मोमी ने कहते साथ गाड़ी के बोर्ड पर ऐसे बाजू फैलाए जैसे गले मिल रहा हो। और मैंने बेबसी से गहरी सांस लेते पास खड़े सारे स्टाफ की जानिब देखा जो सब मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी साहब तुम्हें देखकर हंस रही हैं। चुप करके दरमियाने दर्जे की गाड़ी लो और निकलो यहाँ से। उमर ने इसे बाजू ऐसे सख्ती के साथ पकड़ते डांटा तो मोमी ने चिढ़कर इसे अपने बाजू छुड़वाया था। भाई क्या यार, ले देना, देखें बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है, स्टाइलिश, शानदार और हैंडसम। वैसे भी आपके होते हुए मुझे दरमियाने दर्जे की गाड़ी लेने की ज़रूरत थी, मोमी ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा ताकि पास खड़ा स्टाफ सुन सके। और मैंने इसे आंखें निकालते घूरा मगर परवाह किसे थी। सबके सामने वो दिलेर बना खड़ा अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा था और मैंने इसकी हरकतें देखते परेशानी से माथा मसला जो इसे उठकर वो 8 करोड़ का टीका लगाने पर तुला हुआ था। एक कसम का इसे 8 करोड़ रुपए का नुकसान ही हो रहा था क्योंकि खरीदार एक तो गाड़ी की कीमत अदा करने वाला नहीं था और ऊपर से उमर को यकीन था कि चंद ही दिनों में इस गाड़ी की रिपेयरिंग पर 20 लाख रुपए लग जाने। दरअसल आधा घंटा की बहस के बाद पल्ला आखिर उमर ने दिल पर पत्थर रख के हामी भर ही दी थी। अच्छा ठीक है, यही ले लो, मगर एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो। अगर इस गाड़ी को ज़रा सी भी हराश आई या तुमने इसे कहीं पर ठोका तो अल्लाह की कसम मैं तुम्हें ठोक दूंगा। उमर ने लाख सख्त के बावजूद भी बलाहरी से सबके सामने ढांट ही दिया था। जबकि मोमिन तो इसकी धमकी को फरामोश की इस बात पर ही बेहोश होने को था कि भाईजान ने गाड़ी ले देने को रजामंदी बरती थी। यानी वो अब गरीब नहीं रहा था, 8 करोड़ की मर्जी का मालिक बनने वाला था। ओ मेरा प्यारा भाई, मोमी ने ज़बरदस्ती उमर के गले लगते गाड़ी को मुस्कुराती निगाहों से देखकर उमर का शुक्रिया अदा किया और फिर इसके साथ इसके ऑफिस रूम की जाने बढ़ गया। चांद ही घंटों में सारी कागजी कार्रवाई पूरी करते वो गाड़ी को अपने नाम पर करवाता वहां से लेकर घर के लिए रवाना हो गया था। जो खुशी से पहली बार मर्सिडीज में बैठ कर महसूस हुई थी वो नाकाबिले बयान थी। इस्लामाबाद की सड़कों पर अपनी नई नवेली गाड़ी को भगाते हुए पहली बार मोमिन का अपने ताल्लुक किसी खाते पीते घराने से मालूम हुआ था। दाखिली दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ गूंजी तो गार्ड ने बेयकीन नज़रों से मोमिन को मर्सिडीज़ की ड्राइविंग सीट पर बैठा देखते गेट खोल दिया और गाड़ी फराटे भरती हुई चिर की आवाज़ के साथ घर के वसी और स्पोर्ट्स में आ रुकी। मोमिन मुस्कुराते गाड़ी से उतरा, एक प्यार भरा भरोसा गाड़ी की विंड स्क्रीन पर करता हुआ चाबी उंगली पर घुमाता मीराना चाल चलते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। और सुबह का निकला भी दोपहर को वापस आया तो इत्तेफाक से सब घर वाले से लाउंज में बैठे ही दिखाई दिए थे। इन सबको देखते ही मोमिन मजीद शौक हुआ और दूर से ही सबको पुरजोश आवाज़ें देने लगा। खुशी तो इसे संभाले नहीं संभल रही थी। वह दूर से हाँक लगाते भागता हुआ सोफिया बेगम के पास है। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मैं कुर्बान जावा अपनी माँ पे जिसने उमर अहमद कमाल जैसा अमीर भाई हम गरीब को पैदा करके दिया। मोमिन जोश में आता सोफिया बेगम को बाजू से थाम कर गोल गोल घुमाते हुए बोला तो सबने अजीब नज़रों से इसे देखा था। छोड़ो मुझे, अरे गिराओगे मुझे क्या? सोफिया बेगम ने हल्की से इसे डांटते इसे रोकना चाहा।
सब घरवालों को तो एक नज़र में इसे देखते इसके तुम्हारे हाल पे शक हुआ था, जबकि ईमान के साथ बैठी मियाँ ने नाराज़गी से नज़रें मोड़ी थी। इसे लगा वो अपनी सहबा के रवैये की माफ़ी माँगेगा या कम से कम शर्मिंदा-सा दिखाई देगा, मगर वो तो ऐसे दिख रहा था जैसे आज ज़्यादा खुश हो। मोमिन सरशारी से सोफिया बेगम का माथा चूमते सब घरवालों की जानिब मुतवज्जो हुआ था। इसकी खिली बत्तीसियाँ देखते कमाल साहब समझ चुके थे यकीनन कोई ख़ास बात थी। सबको एक मुस्कुराती नज़र देखते मोमिन की निगाह बीबी श्री की जानिब पड़ी, जो सालिया नज़रों से हौंक बनी से देख रही थी। इन्हें देखते ही तो जैसे मोमिन का जोश मज़ीद बढ़ गया। हाय मेरी शेरनी, तेरा शेर अमीर हो गया। मोमिन तेज़ कदम चलता हुआ सोफ़े पर बैठी बीबी श्री के कदमों में जाकर बैठ गया। नालायक बरखुरदार, पता भी तो चले, हुआ क्या है? माँ साहब ने मज़े से चाय की चुस्की लेते इसे हमेशा की तरह पुकारा तो मोमिन ने माथे पर घूंडी डालते ही इन्हें देखा था। फिर से फेल हो गए क्या? अनम ने भी तंज़ी और मुस्कुराते से देखा तो मोमिन ने झुंझलाकर सबको एक नज़र देखा, जिसे मशकूक अंदाज में देख रहे थे। कसम से बाबा, आपका ख़ानदान मुझे अंडर एस्टिमेट करता है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इन सबको अपनी औलाद की इज़्ज़त करवाना सिखाएँ। मोमिन ने कमाल साहब को देखते मुँह बसोर कर शिकवे तो वो मुस्कुराने लगे। अच्छा भाई बता भी दो, क्यों चहक रही हो इतना? बलाश ने भी मारे तजस्सुस के पूछा तो मोमिन एक बार फिर से 32 दांतों समेत मुस्कुराया था। अपनी बत्तीसी अंदर कर, ते हुण 10 भी दे के हो गया है। अपनी बत्तीसी अंदर करो और बता भी दो कि अब क्या हुआ है? अब की बार भी जान चिढ़कर बोली तो मोमिन को इन्हें देखते ही हंसी का दौरा पड़ा था। असल जान तो इनकी निकलने वाली थी जब इन्हें ये पता चला था कि इनके हीरे को मुझसिर्फ 8 करोड़ का टीका लगा कर आए हैं, तो बीजान को शायद हार्ट अटैक आ जाता। चलो जी, मोमिन को हंसी का दौरा पड़ते देखकर अहमद मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। सबके साथ निगाहें खुद पर पड़ती महसूस करते मोमिन ने बमुश्किल अपनी हंसी को संभाला। इसके सामने बार-बार उमर का लटका हुआ चेहरा आ रहा था, जो इसकी हंसी में मज़ीद इज़ाफ़ा कर रहा था। पेड़ पर हाथ रखते बमुश्किल अपनी हंसी को रोकते मोमिन साहब से बोला, गाड़ी लेकर आया हूँ ब्रांड न्यू मर्सिडीज़। हमका मुस्कुराकर इतना कहना ही था कि सबने बेयकीनी से एक साथ कहा, मर्सिडीज़! इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? सोफिया बेगम ने तफ्तीशी अंदाज में मोमिन को देखा तो लो जी, पैसों की भला क्या ज़रूरत है, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। मोमिन के कहने की देर थी कि सबके मुंह हैरत से खुले थे। कितने के लिए? बलाश ने हैरत से निगाहों से देखते पूछा। मुझे तो फ्री में मिली, मगर इसकी असल कीमत 8 करोड़ है। मोमिन के कहने की देर थी कि सबने बेसाख्ता अपने खुले मुंह पर हाथ रखे थे। उन्होंने ले दिए तुम्हें? अब की बार ईमान ने बेयकीनी के आलम में मोमिन को देखा तो वो फातहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते सार हिला गया। नी तेरा बेड़ा तरे, तेनू हया नहीं आई? इन्नी महंगी गड्डी? तुम्हारा बेड़ा तरे, तुम्हें हया नहीं आई इतनी महंगी गाड़ी लेते हुए? बीजान को तो सच में हार्ट अटैक होने को था। उन्होंने अपने पैर में पहनी चप्पल उतारते सीधा मोमिन का निशाना लिया और खींच कर दे मारी, जो किसी माहिर खिलाड़ी की तरह मोमिन ने हाथों में कैच कर ली। सब घर वाले तो बेयकीन चेहरों के साथ मोमिन को देख रहे थे। इतनी महंगी गाड़ी मैंने इसे लिए कैसे थे? सबके ज़हनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, जबकि बीजान तो उम्र का सोते अब हाथों की हथेलियाँ मसलने लगी थीं। हाय मेरा बच्चा, कमा-कमा के दोहरा हो गया है, ते तुम्हानू शर्म नहीं आउंदी? बीजान तो मोमिन को कोसते रो देने के दर पे थी। क्या यार, आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आप लोगों से। एक गाड़ी तो ली है, जान थोड़ी माना माँग ली है। वैसे भी गाड़ी घर में आई है, नुकसान कैसा? मोमिन तो बीजान की बातें सुनता और सबके चेहरे के तासुरात देखता एकदम से संजीदा हुआ था। इसकी सारी खुशी सिमट सी गई थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं तुम्हारी खुशी में, लेकिन ये बहुत महँगी है। इतनी महँगी गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी? सोफ़िया बेगम ने प्यार से कहा तो मोमी ने मुँह बचोर इन्हें देखा था। यार क्राइम पार्टनर, बोलो ना कुछ अपने इस मासूम बेटे के हक़ में, आप मुस्कुराए जा रहे हो। मोमिन ने मददतलब नज़रों से एक जानिब बैठे एक माँ साहब को देखते कहा, जो इसे सबसे डाँट पड़ता देख धीमा सा मुस्कुरा रहे थे। अच्छा भई बस करो, कोई भी मेरे बेटे को अब तंग नहीं करेगा। अब इसने गाड़ी ले ही लिया तो इस खुशी में खुश हो जाओ सारे। वहाँ साहब के कहने की देर थी कि बीजान भी इन्हें घूरती खामोश हो गई और बाकी साहब ने भी मोमिन पर जमाई नजरें मोड़ ली। भाई मुझे भी बिठाओगे ना गाड़ी में? लकी ने आंखों में चमक लिए मोमिन को देखा तो वो मुस्कुराते बोला, क्यों नहीं, मेरे बुरे वक्त में तो तूने बड़ा साथ दिया मेरा। जितने भी धक्के तूने टोयोटा के लगाए हैं ना, इन उन सुनका ना इनाम तुझे इस गाड़ी से दूंगा। मिलकर अय्याशी करेंगे। मोमिन के कहने पर लकी भी दाँत निकालते मुस्कुराने लगा था और चाचू हम लोग हफ्सा रहमत मोमिन को देखते एक साथ बोल पड़े, देखा एक अनार है यहाँ और 100 बीमार हो भी गए हैं। दूसरी गाड़ी चलाता था तो कोई पूछता तक नहीं था इस गरीब चाचू को, अब सारे अपना हक लेने आ गए। तुम भी आ जाना भाई, वैसे भी पेट्रोल का खर्चा कंपनी का है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मोमिन उमर को कंपनी के नाम से नवाजता बोला तो सब इसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुराए थे।
इन सबको घुमा लेना, अभी मेरा एक काम करो। कुमार साहब ने एकदम से संजीदा होते मोमिन को मुखातिब किया, तो वो भी फर्माबरदार औलाद की तरह इन्हें ऐसे देखने लगा जैसे हुक्म बुझा लाने को तैयार हो। शाम 6 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुँच जाना और अपने साथ मियाँ-बेटी को भी ले जाना। इसकी बहन आ रही है पाकिस्तान, तो इसे रिसीव करना है। तुम दोनों एक साथ चले जाना। कुमार साहब की बात पर साहब ने चौंक कर अजीब नज़रों से इन्हें देखा था कि अगर कोई चेहरा मुतमईन था तो वो मियाँ का था। बाकी सबकी नज़रों में सवाल और हैरत ही थी, आखिर को मियाँ की बहन यहाँ क्यों आ रही थी और कुमार साहब कैसे जानते थे? फिलवक़्त तो सब ने खामोशी अख्तियार कर रखी, मगर बेजान बना देते जैसे उसके बोल ही पड़ी। मियाँ बेटी की बहन यहाँ आ रही है, वो क्यों? बेजान इसे आ लेने दे, फिर सबको बताऊँगा। कमाल साहब ने मुस्कुराते हुए सबको मज़ीद तजस्सुस में डाल दिया, जबकि मोमिन तो पुरसोच नज़रों से मियाँ की जानिब देख रहा था, जो इसे देख तक नहीं रही थी। इसे हर हाल में मियाँ को मनाना था और इसका काम के लिए इसे ईमान भाभी की मदद लेना मुनासिब लगा था। साले साहब चलिए हमें अपनी गाड़ी दिखाएँ, फिर तो मैं मुबारकबाद देंगे और तुम बदले में हमें अच्छी-सी ट्रीट देना। भलाश ने मुस्कुराते फरमाइश की, तो मोमिन ने घुर्रियाँ डाल के इसे साफ जवाब दे डाला। देखिए, गाड़ी देखने की हद तक ठीक है, ट्रीट के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। बाप अभी ज़िंदा है तुम्हारा, मेरे होते तुम गरीब नहीं हो सकते। मुझसे ले लेना पैसे और सब बच्चों को अपनी नई गाड़ी में बाहर ले जाकर अच्छा सा डिनर करवा देना। माँ साहब के कहने की देर थी कि हानि लकी की अहमद, ज़रमीना, हफ्सा ने भरपूर होटिंग की थी। मोमिन भी तशक्कुर भरी निगाहों से माँ साहब को देखता उठ खड़ा हुआ था और सबको अपने हमरा लिए पोर्च के जाने पड़ गया। इरादा सबको अपनी नई गाड़ी दिखाने का था। मोमिन की लश-पश करती स्याह मर्सिडीज़ को देखते सबकी आंखों में चमक उभरी थी। इसकी गाड़ी सबको बहुत पसंद आई थी। इस बार तो बीजान ने भी इसे अपने साथ लगाते मुबारकबाद दी, तो मोमिन होंक बने नहीं देखता रह गया। सब लोगों ने काफ़ी देर गाड़ी का अंदर-बाहर से भरपूर जायज़ा लिया और ऐसे में मोमिन ने एक बार भी इन सबको गाड़ी हाथ लगाने से टोका नहीं था। वो जेब से खाली ज़रूर था, मगर फ़राख दिल भी था। कुछ पल साथ गुज़ारते जब सब अपने कामों में मसरूफ़ होने लगे, तो ईमान को कमरे में जाता देख मोमिन भी पीछे ही आया था। दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही ईमान इसे वार्डरोब में खड़ी उमर के ऑफिस सूट सेट करते दिखाई दी थी। दरवाजे पर खिड़की की आवाज़ ने ईमान को मुड़कर देखा था। अरे मोमिन आओ! ईमान झिझकते हुए दरवाजे में खड़े मोमिन को देखकर बोली, तो वो धीरे कदम लेते अंदर चला आया। ईमान ने इसका पुरसोच चेहरा देखते उसे सोफ़े पर बैठने का इशारा किया, तो वो खामोशी से एक तरफ को सोफ़े पर बैठ गया। आज बहन की याद कैसे आ गई? माँ ने पास बैठते शिकवा सा किया, तो मोमिन को शर्मिंदगी सी हुई थी। वो पहली बार इसके कमरे में आया था और वो भी सिर्फ़ अपने मतलब के लिए। "ओ भाभी, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए थी," मोमिन ने कुछ झिझकते हुए कहा, तो ईमान ने समझने वाले अंदाज़ में सर इस बात में हिला दिया। एक मसला हो गया। मोमिन ने ठहर कर बात का आगाज़ किया और मियाँ को पसंद करने से लेकर डाँटने तक की सारी रवात ईमान के गोश-गुज़ार कर दी। ईमान हैरत से गंग चेहरा लिए आँखें फाड़े से देखी जा रही। कितना बड़ा इंकशाफ़ मोमिन ने इसके सामने किया था, ऐसे भी इसका हैरान होना तो बनता था। मोमिन इसकी दोस्त को पसंद करता है, ये बात छोटी और आम नहीं थी और ऐसी सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं जब लड़की अंगारे चबाती हो और लड़कों से बात करने की बिल्कुल भी रवादार न हो। ईवान तो मियाँ की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मोमिन से इसकी दोस्ती हो जाना एक किस्म की मोमिन की खुशकिस्मती थी, जिसे इसने खुद ही बदकिस्मती में बदल दिया था। मियाँ बहुत सख्त मिजाज वाक़या हुई थी, ये बात ईमान से बेहतर कोई नहीं जानता था। अगर एक बार नाराज़ हो जाती तो फिर इस मनाने महीनों गुज़र जाते। मम्मी ये तुमने क्या किया? इसे डाँटना नहीं चाहिए था तुम्हें। अब अगर मैं ये कह दूँ कि तुमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, तो बिल्कुल सही कहूँगी। ईमान की बात सुनते मोमिन मज़ीद परेशान हुआ था। मगर भाभी आप ही बताएँ मैं क्या करता? आप तो जानती हैं हमारे घर का माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर की औरतें यूँ गैर मर्दों के सामने बिला झिझक नहीं चली जाया करती। और ऐसे में कैसे इसकी मौजूदगी को बर्दाश्त करता? जब वो इनसे हँस-हँस के बातें कर रही थी, मुनमिन ये बात हम जानते हैं, मगर इसका ना तो ये मुल्क है, ना ये इसका घर है और ना ही इसे हमारी रवायात का पत्ता है। तुम्हें सब दोस्तों के सामने इसे नहीं डाँटना चाहिए था। बाद में आराम से बात कर लेते, मुझे बता देते या अपने भाई को बता देते। वैसे भी कुछ दिनों में वो चली जाएगी। ऐसा तो अब कभी नहीं होने दूँगा। ईमान की मियाँ के हवाले से चले जाने वाली बात सुनते मोमिन ने दिल में पक्का इरादा किया था। मोमिन का उतरा चेहरा देख ईमान सोच में पड़ी थी। फिर एकदम से उठती रूम में लगे इंटरकॉम की जाने पड़ी। गुल मियाँ से कहो मैं बुला रही हूँ इसे। मोमिन ने ईमान की बात सुनते चौंक कर इसे देखा। इसे अंदाज़ा नहीं था ईमान इसे यही बुला लेगी। आ रही है वो, तुम दोनों का मामला मैं आमने-सामने बिठाकर हल करवा देती हूँ। इसे मत बताइएगा कि मैं इसे पसंद करता हूँ। मम्मी ने इल्तिजाइया नज़रों से ईमान को देखा तो वो मुस्कुराने लगी। बताओगे नहीं तो इसे कैसे पता चलेगा तुम्हारी मोहब्बत का? खैर मैं नहीं बताऊँगी, ये जब तुम्हारा दिल चाहा खुद ही बताना। मगर याद रहे जल्दी बता देना, ये ना हो वक़्त निकल जाए। और हाथ से ईमान के मशवरे पर मोमिन ने शुक्रगुज़ार नज़रों से इसे देखते सर हिलाया। इतने में दरवाज़ा खुला और मियाँ अंदर आती दिखाई दी। सामने मोमिन को सोफ़े पर
ईमान के साथ बैठे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो मियाँ का दिमाग फ़ौरन से घूम गया। वो पैर पटक दी वहीं से वापस मुड़ने लगी कि ईमान ने इसे आवाज़ देकर रोका था, "मियाँ, मियाँ बात सुनो मेरी।" ईमान इसकी जानिब लिपकी थी और इसे ज़बरदस्ती हाथ से पकड़ कर अंदर ले आई। "ये यहाँ क्या कर रहा है? जब तक ये यहाँ है मैं अंदर नहीं आऊँगी।" मियाँ की मोमन के खिलाफ सरगोशी में कही बात को ईमान नज़रअंदाज करती से खींचने वाले अंदाज में अंदर ले आई और मोमिन के सामने पड़े सिंगल सोफे पर ज़बरदस्ती बिठा दिया। मियाँ ने हफ़्की भरी निगाह मोमिन पर डालते नज़रें मोड़ ली थी। "सुनो तुम, तेवर नीचे करो अपने।" ईमान ने मियाँ को देखते सख्त लहजे में कहा जो मोमिन को जंगली बिल्ली वाली निगाहों से घूर रही थी। ईमान के डांटने पर तो मियाँ इसे देख कर रह गई। मोमिन तुमसे सॉरी करना चाहता है। मेरा और इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जो हमारे बीच सॉरी और थैंक्स का तबादला हो। ईमान अभी बात शुरू ही की थी कि मियाँ से टोकते एक नज़र मोमिन पर डालते सख्त लहजे में गोया हुई, चुप करो तुम और मुझे सुनो। ईमान ने इसे फिर से डांटा तो मोमी ने हैरत से पहले ईमान को देखा और फिर मियाँ को। ईमान के ज़रा सा डांटने में वो फ़ौरन से बात मान लेती थी। मोमिन तुमसे सॉरी कहना चाहता है। अपने गुस्से में कहीं बातों पर इसे शर्मिंदगी है, तुम इसकी वकील बनकर आई हो। मियाँ ने ईमान को देखते पूछा, लहजा जूं का तू बिगड़ा हुआ था? नहीं, तुम्हें यह बताने लगी हूँ कि इसकी गलती नहीं है, तब भी वो सॉरी कह रहा है तुम। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ईमान की बात पर मियाँ का मुंह बेयकीनी से खुला था। मैंने कोई चोरी नहीं किया, ये सब भी इस शख्स ने तुमसे कहा होगा ना। बाय गॉड मैंने कुछ भी बाग में से नहीं चुराया। मियाँ ईमान को अपनी सफाई देते मोमिन को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी थी। अहमद मुहावरा बोला है मैंने, इसका मतलब था कि गलती भी तुम्हारी थी और मुंह भी तुम ही चढ़ा रही हो। ईमान ने इसे बात की वजाहत की। क्या मेरी गलती थी? इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की और मेरी गलती? जलता है ये शख्स, खुद तो इसे कोई लड़की घास नहीं डालती और अगर किसी और को बात करता है ये देख ले तो जेलसी के दौरे पड़ने लगते हैं इसे। मियाँ गुस्से से तकरीबन चीखी थी जबकि बात करते हाथों और नज़रों का रुख मोमिन की जानिब था जो पुरसुकून सा बैठे से गरजते देख रहा था और साथ साथ टेबल पर पड़े खुश्क मेवाजात पुट्ठी बार बार कर उठाता फाक रहा था। देखो इसे, देखो कहीं से भी नहीं लग रहा। कहीं से भी तुम्हें लग रहा है ये शख्स अपने किए पर शर्मिंदा है? मियाँ ईमान का ध्यान मोमिन की जानिब करवाया तो ईमान ने इसके टेबल की जानिब फिर से बढ़ते हाथ पर चप्पट लगा के इसे घूरा तो वो गहरी सांस भरते सीधा हुआ था। इसने अपना रुख मियाँ की जानिब किया तो वो रुख बदलती चेहरा मोड़ गई। देखें मैं मानता हूँ मैंने आप पे गुस्सा किया, मैं अपनी गलती पर सच में सॉरी करता, बट आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ये आपका इंग्लैंड नहीं है, यहाँ पर हर चलता लड़का आपको गलत निगाह से देखेगा तब तक जब तक आप इसके साथ आपका अपना कोई मुहाफ़िज़ मर्द ना हो। वो मेरे दोस्त हैं, इन्हें मैं जानता हूँ वो कैसी शख्सियत के मालिक हैं। मैंने सिर्फ़ आपको इनकी नापाक नज़रों से दूर करना चाहा, आराम से भी समझाना चाहा, मगर आप सुन कब रही थी? मैंने वो सब आपकी सेफ्टी के लिए किया। मोमिन इसे देखते वज़ाहत देने लगा जो अभी भी रूह मोड़े बैठी थी। फिर इसकी फ़िक्र वाली बात सुनते एक झटके से बोली, तुम कौन होते हो मेरी फ़िक्र करने वाले? हाँ, मैं अपना ख़्याल खुद रखना जानती हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम इस चीज़ का हक़ रखते हो मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती तुम्हारे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मुझसे है। अपनी लिमिट्स में रहो। मियाँ ने नहायत सख्त अल्फाज का इंतखाब करते मोमिन को बहुत कुछ सुना डाला था। इसके नज़दीक वो इनके घर की गेस्ट थी तो इसे वैसे ही ट्रीट करते। इसे मोमिन की अपनी जानिब बढ़ते कदमों का मकसद समझ में आ रहा था। तभी इसे सास तलखी से बोली, ईमान तो साकस ही मियाँ को यकटक देखे जा रही जबकि मोमिन का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। हाथ में पकड़े ड्राई फ्रूट्स वो वापस टेबल पर रखता उठ खड़ा हुआ था। इसका चेहरा संजीदा सा दिखाई दे रहा तो फिर ठीक है, अब सारे हक हासिल करने के बाद ही आपसे बात होगी। अगेन सॉरी। मोमिन एक ही जुमले में बात खत्म करता लंबे डाक पड़ता कमरे से निकल गया था जबकि मियाँ और ईमान ने सवालिया नज़रों से उसे जाते देखा था। ईमान ने पहली बार मोमिन को संजीदा अंदाज में देखा था। वो तो इसकी बात पर गहरी सोच में पड़ क्या बोल कर गया ये अभी। मियाँ को इसकी बात की समझ नहीं आई तो ईमान को सवालिया नज़र से देखते पूछने लगे। ईमान ने भी गुस्से भरी निगाहों से ला बेचे से देखा तो अपनी गलती का एहसास करते मियाँ पहलू बदल के रहे। 6 बजे के करीब जब मियाँ एयरपोर्ट जाने की नीयत से तैयार होकर नीचे पहुंची तो इसे मालूम हुआ कि मोमिन काफ़ी देर पहले घर से अकेले एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। मियाँ को फिर से मोमिन पर गुस्सा आया था मगर इसने सबके सामने ज़ाहिर नहीं होने दिया। वो मेरी बहन को लेने चला गया मगर मुझे बताया तक नहीं जबकि इसके बाबा ने कहा भी था कि मुझे साथ लेकर जाना। मियाँ दिल ही दिल में सोचती मोमिन को कोस रही थी। कोई बात नहीं बेटी, घर ही तो आना, इसे थोड़ी देर में आ जाएगी। पीचान मियाँ के चेहरे पर नमूनदार होती हफ्फी को देखते बोली तो मियाँ रस्मन सा मुस्कुरा दी। माँ साहब ने मियाँ की बेचैन होती हालत को बगौर देखा था। जहाँ सब इसकी हालत को बहन से मिलने की चाह समझ रहे थे वहीं कुमार साहब वो वाहिद शख्स थे जो मियाँ की बेचैनी की असल वजह जानते थे। सब मोमिन और मियाँ की बहन के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि कमाल साहब के कहे के मुताबिक इनके आने के बाद वो ज़रूरी बात करने वाले थे और वो बात क्या थी सब जानने के लिए बेताब से थे।
गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर सबको लगा मोमिन वापस आ चुका है, मगर अंदर आने वाला शख्स उमर था, जो हैरान नज़रों से सबको देखते चलता हुआ लिविंग एरिया में दाखिल हुआ। अपने घर वालों को इस कदर खामोश सा तरतीब से बैठा देखकर उमर ठटका था। इसने ईमान को देखते नज़रों से सवाल किया, तो कमाल साहब इसकी नज़रों को देखते बोल पड़े, बैठ जाओ, मोमिन का इंतज़ार कर रहे हैं। कमाल साहब की बात सुनते उमर ने शुक्र का सांस भरा था, वरना वो तो सबको संजीदा चेहरे देखते परेशान हो गया था। जाने क्या बात थी जो चिड़ियाघर आज घर मालूम हो रहा था। थोड़ी देर में मोमिन अपने साथ एक जवान लड़की को लिए घर में दाखिल हुआ था। इन्हें देखते ही सब उठ खड़े हुए थे। सूफी इन सब अजनबी चेहरों को देखते हुए मियाँ की जाने तेजी से बढ़ी थी। मियाँ ने नम आंखों से मुस्कुराते से देखते अपने सीने से लगाया था। इन दोनों बहनों को मिलते देखते सब मुस्कुराने लगे थे। मियाँ के बाद अगर सूफी इस घर में किसी को पहचान पा रही थी तो वो ईमान थी। इसने मुस्कुराकर ईमान को देखा तो ईमान ने आगे बढ़ते से गले से लगाया था। सूफी को देखते कमाल साहब की आंखें नम होने लगी थी। सब घर वाले खोजती नजरों से सूफी को देख रहे थे, जबकि बीजान तो जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई। सामने खड़ी सूफी जो अब सबसे मुस्कुरा कर मिल रही थी, बीजान को किसी की याद शिद्दत से दिलाने लगी। मेरा सलीम सरगोशी नुमा आवाज़ बीजान के हलक से निकली तो पास खड़ी बीबी शीरी ने चौंक कर बीजान की जानिब देखा था। की बोली? बीबी शिरीन ने बीजान को देखे कहा, जो नज़रें सूफी पर टिकाए पलक झपकना भूल गई थी। वो मियाँ की बहन थी, मगर दोनों के नकुश बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ। यकीनन मियाँ की शक्ल और सूरत के हवाले से अपनी माँ पर गई थी, जबकि इसकी बहन इसके बरक्स बिल्कुल मुख्तलिफ नकुश रखती थी। इसे देखकर एक पल को ऐसा ही लगता जैसे इसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो। इसके नकुश बिजान को अपने खोए हुए बेटे सलीम से मिलते जुलते दिखाई दे रहे थे। वह मुश्किल बिजान खुद को संभालती, जहन में आती सोच का अपना वहम समझकर झटकती आगे बढ़ी और सोफिया से मिलने लगी। सबसे मिलने के बाद मियाँ इसे लेती आराम करने की नीयत से कमरे में चली आई, तो सोफिया बेगम भी अनम और ईमान के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। कमरे में आते ही मियाँ ने दरवाजे का लॉक किया और इंग्लिश ज़बान में सूफ़ी से मुखातिब हुई, मेरी बात सुनो। इसने सूफ़ी को पासों से पकड़कर जल्दी से बेड पर बिठाया, तो वो सवालिया नज़रों से मियाँ को देखने लगी। तुम मेरी अच्छी बहन हो ना, जो मैं कहूँगी मानोगी? मियाँ के कहने पर सूफ़ी ने इसे हाथों पर अपने हाथ रखते मुस्कुरा कर कहा, आप भी, मैंने पहले कभी आपकी बात टाली है? आप मेरा सब कुछ हैं, जो कहेंगी मानूंगी। मियाँ ने शुक्र की सांस भरी थी। देखो, अभी जो भी मैं कहूँगी तुम बस वो करती जाना, कोई सवाल मत करना प्लीज़। जो होगा मैं जैसा करूँगी इसे कबूल करना, बाद में मैं तुम्हें सब समझाऊँगी, ओके? मियाँ ने इसके चेहरे को हाथों में तामते कहा, तो सूफ़ी मुस्कुराते इस बात में सर हिला गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद गुल ने सूफिया बेगम के कहने पर खाने पर नीचे बुलाया, तो सूफ़ी सादा सी तैयार होती मियाँ के साथ नीचे चली आई। मियाँ ने इसे नीचे जाने से पहले एक बार फिर नसीहत की, तो वो झुंझलाते हुए एक बार फिर सर हिला गई। सबके साथ रात का खाना खाते सोफ़ी को भरपूर अपनायत का एहसास हुआ था। एक लम्हे के लिए भी इसे ऐसा नहीं लगा था कि मैं सबसे पहली बार मिल रही थी। मैं आप सबका लाउंज एरिया में इंतज़ार कर रहा हूँ। खाने से फ़ारिग होते कमाल साहब ने नैपकिन से मुँह साफ़ करते सरसरी सा कहा और उठ खड़े हुए। सबने इनकी दूर जाती पुष्प को ताज्जुब से देखा था। फिर सब इनके कहे के मुताबिक खाने से फ़ारिग होते लाउंज में जमा होने लगे। तो कमाल साहब ने सबको संजीदगी से देखा, फिर भी जान से मुखातिब हुए। बेजान, ये दोनों बच्चियाँ इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। मियाँ बेटी ने अपनी बहन को भी इसी सिलसिले में पाकिस्तान बुलाया है। ईमान ने पास बैठी मियाँ को कहनी मारते घूरा, मुझे नहीं बताया तुमने? इसके लहजे में शिकवा था, जबकि आंखों में हैरत और खुशी थी। मियाँ इसकी बात सुनते वो मुश्किल मुस्कुराई थी। सब घर वालों ने मियाँ को खुशमगीन निगाहों से देखा था। सोफ़िया बेगम तो जज़्बाती होते उठ खड़ी हुई थी और दोनों बहनों को गले लगाते प्यार करने लगी। सूफ़ी तो सवालिया नज़रों से सब देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे थे और किसके बारे में कह रहे थे, मगर बहन के आसरे वो खामोशी से बैठी रही। सबकी मौजूदगी को गवाह बनाते कमाल साहब ने मियाँ को मुखातिब किया, मियाँ बेटी, क्या तुम दोनों बहनें दायरे इस्लाम में दिली रजामंदी से आना चाहती हो? कमाल साहब के पूछने पर मियाँ चंद पल खामोश हुई, फिर मुस्कुराए हुए बोली, जी मैं दिली तौर पर रजामंद हूँ, मगर मैं अपनी बहन से पूछना चाहूँगी। मियाँ की बात पर कमाल साहब ने इस बात में सर हिलाया, तो मियाँ ने इंग्लिश में सूफ़ी को सारे मामले से आगाह किया। वह एक पल को चौंक कर रह गई। इतना बड़ा फैसला इसकी बहन अकेले ले चुकी थी। सूफ़ी ने अपनी बहन के कहे के मुताबिक सब इसके हवाले करते सर हिला दिया, तो सब इन दोनों की रसमंदी पर मुस्कुरा दिए। मियाँ को सच में दायरे इस्लाम में आने से कोई मसला नहीं था। कमाल साहब ने इसे पहले ही बहुत सी इस्लामी किताबें इसकी रहनुमाई के लिए दी थी, जिन्हें पढ़ने के बाद अब वो दिलजमी से इस्लाम कबूल कर रही थी। कमाल साहब ने सबके सामने इन दोनों बहनों को कलमा पढ़ाते दायरा इस्लाम में दाखिल करवा दिया। सारी दीनी और कागजी कार्रवाई पूरी करते सब घर की औरतों ने इन दोनों को बारी बारी गले लगाते मुसलमान होने पर मुबारकबाद देते बहुत प्यार और दुआएं दी।
मियाँ को अपना दिल एक महसूस अंदाज़ से धड़कता महसूस हो रहा था। वो समझ ना पाई ये सब क्या था, मगर इसे अपना वजूद हल्का-फुल्का महसूस हो रहा था। यूँ जैसे कोई मन्नो टन्नों बोझ इस पर से हटा दिया गया हो और इसका वजूद रुई की मानद हल्का हो गया हो। बेसाता इसकी आँखों से आँसू जारी हो गए थे। इसे अपने किसी भी अमल की समझ नहीं आ रही थी, मगर वो दिली तौर पर खुश थी। अलबत्ता घर वालों में सबसे ज़्यादा ईमान और मोमिन इन दोनों के मुसलमान होने पर खुश थे। गुल ने मिठाई लाते सबके सामने सजाई तो सब भारी-भारी इन दोनों बहनों को खुशी से खिलाने लगे। सूफ़ी को इस सारे अमल की समझ तो नहीं थी, मगर अपने लिए सबका हलूस और मोहब्बत से इसकी आँखें में दिखाई दे रहा था। सारे रस्मात अदा करते सब सुकून से बैठे ही थे कि शौकी ने अंदर आते एक नई इतला दी, साहब जी मौलवी साहब आ गए। ठीक है, बैठाओ इन्हें ड्राइंग रूम में। साहब ने अजीब नज़रों से कमाल साहब को देखा। कमाल आखिर क्या कर रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब ये मौलवी क्यों आया है? बीजान ने आपके बाद झुंझला कर कहा तो कमाल साहब मुस्कुराने लगे। उमर भी हैरान था। मौलवी की आमद के बारे में तो इसे कुछ भी नहीं मालूम था। बात संजीदा है, मगर यही मेरा फ़ैसला है और हतमी है। कमाल साहब संजीदा होते सबको देखकर बोले, मियाँ और सोफ़ी बेटी माशाल्लाह से मुसलमान हो चुकी हैं। अपना दीनी नाम ये दोनों अपनी पसंद से रख सकती हैं। इसके लिए मैं इन्हें चंद पल दे सकता हूँ और इसके बाद मियाँ बेटी का निकाह होगा हमारे मोमिन के साथ। कमाल साहब ने बात को तो आम से लहजे में ख़त्म कर डाला था, मगर सबके चेहरे एकदम से साकिन हो गए थे। सब घर वाले बुत बने, कभी कमाल साहब को देखते तो कभी मुतमईन से बैठे मोमिन को, तो कभी हैरान और परेशान नज़र आती मियाँ को, जो एकदम से उठ खड़ी हुई थी। आप ये फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? मैं आपके बेटे से शादी करूँगी। मियाँ का लहजा हँसा-सा था, इसके सर पर तो जैसे आसमान गिरा था। शादी, और वो भी इस मोमिन से, कभी नहीं। मियाँ ने एक तनफ़र भरी नज़र सुकून से बैठे मोमिन पर डाली थी। माहौल एकदम से ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा सा हो गया था। कमाल भी जाने परेशानी से इन्हें देखते पुकारा, जब संजीदगी से मियाँ को देख रहे थे। मैं फ़ैसला करने का हक़ रखता हूँ। इनका लहजा नम था, मगर नकूश एकदम से तन से गए थे। उन्होंने मियाँ को देखते इस बात का जवाब दिया। किस हक़ से? मियाँ दो-बदो बोली। तुम्हारे ताया होने के हक़ से। कौन? मियाँ को लगा इसके कान बजे। वो बेयकीनी से बोली, तुम्हारा अंकल, तुम्हारे डैड सलीम का बड़ा भाई हूँ मैं, और तुम लोग इस वक्त अपने घर पर मौजूद हो। माँ साहब ने बड़े ही आराम से मियाँ के साथ सबके सिरों पर बम फोड़ा था। मियाँ की ज़ुबान को तो जैसे ताला लग गया था। बोलना चाहा, मगर बोल ना पाई। अल्फाज जैसे ख़त्म ही हो गए थे। जहाँ वो बुत बनी रह गई, वहीं सूफ़ी को भी कमाल साहब की अब की कही बात और सबके चेहरे देखते किसी हद तक बात की समझ आई थी कि शायद सामने बैठे ओल्ड मैन इसके अंकल थे, इसके डैड के भाई। वो सिर्फ सोच ही सकी। सब शौक से होकर रह गए थे कि लाउंज में खामोशी इस कदर फैल गई थी कि रात की साँई साँई करती आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। बिजान की आंखों से खामोश आंसू बह निकले थे और वो मियाँ और सोफ़ी को बिना पलक झपके देखी जा रही थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी। होपफुली आप लोगों ने नावल को अच्छी तरह एंजॉय किया होगा और आगे देखने के लिए आप सभी काफ़ी एक्साइटेड और सस्पेंस में होंगे कि पता नहीं क्या होता है, मियाँ क्या रिएक्ट करेगी, सूफ़ी क्या रिएक्ट करेगी, क्या सूफ़ी समझ पाएगी इस सारे मसले को, या फिर क्या होने वाला है? यानी कि मियाँ मानेगी मोमिन से शादी करने के लिए या नहीं? क्या तमाशा करेगी या फिर एक्सटेंड करेगी निकाह को? क्या होगा? क्या? ये सब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। हाँ, एपिसोड को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।